बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज बड़ी एक अहम खबर है। वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर स्टेट को और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस भेजे। आपको शायद मालूम होगा कि 2023 में सबसे पहले जब कानून बदलने में आया है और उसमें 2-3 चीज़ों में बड़ा ही बदलाव किया कि उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहाँ से हटा दिया उनके सिलेक्शन के प्रोसेस से। और दूसरा जो आर्टिकल उनके जो ये था सेक्शन 77 और 9, ये दो ऐसे सेक्शन कर दिए कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी दी। इम्यूनिटी मतलब लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी कि आपके अगेंस्ट में कुछ भी कभी भी हो नहीं सकता। मतलब आपके लाइफ टाइम इसमें भी, सर्विस में भी, और इवन आपके रिटायरमेंट के, और यही नहीं तो पूरे जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन रहेंगे उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं करेंगे। ये दोनों को भी तुरंत वहाँ पे चैलेंज किया गया और चैलेंज होने के बाद में, वैसे भी वो ठंडे बस्ती में था, लेकिन पहली बार अभी 2023 के बाद में, दिसंबर के बाद में सूर्यकांत की बेंच ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने पहली बार नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है गवर्नमेंट को और चीफ इलेक्शन कमीशन में कि ये जो बदलाव किए तुम लोगों ने, ये किस तरीका से किए, क्योंकि वो पूरे बदलाव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो उन्होंने से चेंज करिए, उसके लिए नोटिस हो गया। कभी लोग मानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में शायद अभी सख्त हो सकता है या क्या हो सकता है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पहली बार वो नोटिस जब हो गया तो कुछ ना कुछ तो हदें हो गई। ऑलरेडी वो पिटीशन खाली थी, ये सेकंड पिटीशन है कि उसका मिसयूज ऑफ पावर का ये सेकंड पिटीशन और डाली है, उसके ऊपर में उन्होंने इस तरीका से ये हुआ। बहुत सारे तर्क लगाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, ये शायद सुप्रीम कोर्ट में और अभी बीजेपी के बीच में जो समझौता था, शायद ऐसा कुछ हुआ क्या या नहीं हुआ, या समझौता था नहीं था। ये जब सब देख रहे थे तो मैं बहुत सारे जजमेंट के ऊपर में ऐसे लग रहा था कि ऐसा कुछ बहुत सारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी लोगों ने डाउट पैदा किए थे, ये सबको मालूम है। और बहुत सारे सभी वीडियोस भी उनके उसके साथ में आए हुए हैं। तो अभी ये तुरंत ऐसे क्या सिचुएशन आ गई कि जिन्होंने सूर्यकांत की बेंच ने वो उनको इशू किया नोटिस और उनको जवाब मांगा। वो निश्चित रूप से जब नोटिस हो गई तो उसकी प्रक्रिया फिर दोबारा चालू हो गई और प्रक्रिया के बाद में अभी वो किस दिन में कैसे रिप्लाई फाइल करती और कितना दिन दिया है, क्या नहीं दिया है। लेकिन रिप्लाई यदि जब वो फाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता कि भाई रख दिए और फिर रिप्लाई फाइल नहीं किए तब तक नहीं किए। लेकिन एक जब वो नो रिप्लाई यदि हो जाता है तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। तो निश्चित रूप से अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी, अभी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के ऊपर में इनको रिप्लाई तो फाइल करना है। रिप्लाई का जनरली टाइम होता है 2 महीना 3 महीने तक उनको दे सकते हैं, या कुछ कारण से वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट अलाउ करता है। तो सभी लोगों ने यही बात को रखे और यही नहीं तो राहुल गांधी ने इसके बारे में भी कहा कि भाई ये कानून उन्होंने जो बदला है, शायद हमारी पार्टी आ जाए या कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी तो वो कानून को फिर दोबारा बदलेंगे और जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन या कोई भी दूसरा कमीशन जहां भी हो उनको हम उठा के लाएंगे और फिर जेल में डालेंगे। तो ये सब सिचुएशन होने की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। यदि इस तरीका से नोटिस हो जाती है और ये सब हो जाती है तो निश्चित रूप से उसकी जो विश्वस्तता थी या बीजेपी के सारे में जो कमिटमेंट था, जो बिहार के इलेक्शन में देखने को आया, यूपी में हुआ, यूपी में नहीं हुआ, वो बाजू के स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में हुआ, शायद महाराष्ट्र में भी हुआ, हर जगह पे, आपने कर्नाटका में भी हुआ, हर जगह पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीका से चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल हर जगह पे रहा। तो चलो, आज दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि ठाकरे ब्रदर्स ने वहाँ पे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक स्टेट के बराबर उनका बजट होता है, उसका एक इलेक्शंस के लिए ना दोनों भाइयों ने हाथ मिला है। वो शायद पहली बार हुआ कई सालों के बाद में, जब बाला साहब ठाकरे थे तब वो साथ में लड़े थे मतलब दोनों बच्चे भी थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद में कभी उनके आपस में जो ये हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने फिर दोबारा ये हो गई, सुलझाए वो सब मैटर्स को। लेकिन इसमें एक हुआ कि कांग्रेस भी इस वक्त प्रकाश आंबेडकर के साथ में वहाँ पे उतरी है, तो निश्चित रूप से बहुत सारा स्लम एरिया और ये जो है उसमें उनको भी काफ़ी फायदा होगा और बीजेपी को ये दोनों भाई उतरने की वजह से काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। और ऐसा भी माना
जाता है कि इवन जो अभी ये अभी सत्ताधारी पक्ष है उनको भी काफ़ी पसीना आया है कि ये इस वक्त क्या होगा। अभी सभी लोगों का ध्यान है ईवीएम के ऊपर में, हर चीज़ों के तरफ में। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त का इलेक्शन काफ़ी थोड़ा सा मजबूती में हो गया। एक दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वेनेजुएला पे के वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले लिया और यहाँ पे कहा कि अभी हम लोग उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इस तरीका से सब व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप का होने की वजह से पूरी दुनिया में उनका एक बहुत सा एक डर सा पैदा हुआ है। यही नहीं तो रशिया के भी वो ऑयल टैंकर्स को उन्होंने जो घेर के रखा है। दूसरा ईरान में वहाँ पे एक बहुत बड़े उग्रवादी निर्माण हो गए, वहाँ पे इंटरनल बहुत सारे क्लैशेस हो गए और उसको हवा देने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये सभी को बताया और बार बार ईरान के खोमेनी वहाँ सबको अपील कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो मांगे हैं वो ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं और वो हम करेंगे, लेकिन ये बाहर के लोगों के वजह से तो आप भड़को मत, और ये भड़कोगे तो इसके परिणाम तुम्हारे देश को भुगतने पड़ेंगे। और ट्रम्प ये कह रहा है कि यदि इन उग्रवादी या संगठन मतलब जो प्रोटेस्टर है उनके अगेंस्ट में यदि तुमने कुछ किया तो हम लोग भी यहाँ से उनको सपोर्ट करेंगे। इस टाइप का सब तरफ पे चल रहा है। ये सब सिचुएशन देखने के बाद में ईरान की हालत बहुत खराब है। ईरान अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे इंटरनल जो प्राइसेस इतने बढ़ गए, और सेकंडली सब का सब ईरान के विरुद्ध अभी सब स्टार्ट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप तो उधर से हाथ धो के पड़ा है, लेकिन रशिया है, चाइना है, वो चाहते हैं कि इनको किसी भी हालत में हम सपोर्ट करेंगे और अमेरिका की दादागिरी ये रोकनी चाहिए। यदि वो नहीं रुकेगी तो एक के बाद और उनका ये सब चालू हो जाएगा। अभी जो ग्रीनलैंड करके वहाँ से जो बेल्ट चालू हो जाता है तो वहाँ पे भी उनकी ये चल रही है, कोशिश चल रही है ट्रम्प की। और ट्रम्प को क्या हो गया नहीं मालूम, दूसरों के सब पूरा का पूरा इतिहास का पूरा भूगोल ही बदल रहे हैं। वो सबको इकट्ठा करेंगे और वो उन्होंने यही नहीं था वेनेजुएला के जहाँ पे भी उनका एक्सक्लेशन था वाटर जो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल, उन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी रिफाइनरी लगाएंगे। अरे किसी के स्टेट में, किसी के देश में तुम घुस रहे हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को अंदर कर रहे हो और वहाँ पे तुम दादागिरी कर रहे हो। ये सब का सब तुम्हारा टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट हुआ और उसमें सभी लोगों का, इवन इंडिया के भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे साइंटिस्ट करके वहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने इतना एडवांसमेंट किया और ऑलरेडी डॉलर की वजह से उनके पास पैसा भी बहुत था, तो आज पूरा का पूरा सुपर पावर बन गया। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे पूरा का पूरा मिसिंग दिखता है। बहुत सारे लोग वहाँ के इंटरनल जितने भी है प्रोटेस्टर है वो काफ़ी रास्ते पे उतरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध और वो काफ़ी असंतोष पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा हो गया कि नहीं मुझे तो पूरा का पूरा जीतना है और मेरे हाथ में जो भी है मैं देखूंगा। और कांग्रेस को भी वहाँ पे जो भी है, क्योंकि ये रिपब्लिकन का पक्ष के है, डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे है, वो किसी की सुनते नहीं है। एंड देन डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ना। इंडिया को बार बार बदनाम करने का, बार बार उनका मोदी का इंसल्ट करने का काम चल रहा है और सभी पूरे देश से, दुनिया से सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अपना मुंह क्यों खोल रहे हैं। 500% टेरिफ हो नहीं 1000% लगा है, लेकिन तुमने कम से कम अपना मुंह खोलना चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा, लोगों को तुमको अपोजिशंस को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा देश चलेगा। लेकिन वहाँ पे कैसे होगा? ये आदमी अंगठा बहादुर आदमी वहाँ पे देश चलाने निकला, वो क्या ट्रम्प से बात करेगा? ट्रम्प बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे के साथ में जितने भी ट्रीटी थी हमने कैंसिल कर दी है, या अभी हम लोगों ने आपकी ट्रेन सब चले गई है, अभी तुम लोगों के साथ में हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने हमको फोन नहीं किया। अरे एखादे ट्रीट में वो होगा वो प्रोटोकॉल कि भाई वहाँ का चीफ प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोले या बोले कि भाई बहुत अच्छा हुआ, तो शायद ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होगा। लेकिन ये बात क्या करेंगे मोदी जी? तो उनको ना ढंग से अंग्रेजी बोलना आता है, ना समझ में आता है, ना कुछ है। टेलीप्रॉम्प्टर कितना काम करेगा? तो ये सब सिचुएशन है। एक तो डर है, डर ज़्यादा है। ये ईगो तो नहीं होगा, क्योंकि ईगो होता तो कुछ ना कुछ तो भी अलग रिएक्शन होता। ईगो होता तो कम से कम अपना कुछ तो बोले होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और वो डर के मारे ये सब सिचुएशन हो गई। उसका पूरा खामियाजा हमें पूरे इंडिया को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस रास्ते पे उतरी है, सब लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है। आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है, सभी तरफ में कांग्रेस में खुशियां मनाई गई और निश्चित रूप से कांग्रेस को जो ब्लड लाइन मिली वो प्रियंका की वजह से हुई है, क्योंकि जब राहुल गांधी यहाँ नहीं थे
तब वो पूरा का पूरा जो फ्लोर संभाला उन्होंने लोकसभा का, वो प्रियंका गांधी ने संभाला। जिस तरीका से वो जो बैलेंस बात करती है, वो शेरनी के जैसे आज वो ये करती है। मेरे ख्याल से बीजेपी सबसे ज्यादा कोई डरती होगी राहुल से भी तो प्रियंका गांधी से है, और निश्चित रूप से डरने के लायक है। वो उसका लैंग्वेज पे बहुत ही मास्टरी है, उसके बाद में उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी है, कब कहाँ रुका, कौन क्या बोल रहा है, और बात करते करते वो विद इन सेकंड वो बात को वहीं पे घुमा के बराबर सबको चुप करती है। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ही अपने आप में है। इंदिरा गांधी की तो पूरी छवि उसमें दिखती है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये देश की शायद वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, और वो कोई और हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सभी लोगों को बधाई। दैनिक बहुजन सौरभ के भी तरफ से हम लोग भी उसको बधाई देते हैं, और इसी तरीका से हम लोग आज का यही कार्यक्रम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय।